बताओ जी, सत्यम क्या डाउट है? अच्छा, ठीक है। तो क्या इसमें पूछना है? ए कोई मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है, डिफाइंड एज दिस, ए आई जे दे रखा है, ये है। तो बताओ, अरे साइन इसका लिमिट निकालना आता है? एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, साइन टैन इन्फिनिटी कितना होता है? टैन इन्फिनिटी इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी कितना है? हाँ, टैन तो फाइनाइट होगा ना, मतलब टैन तो बाउंड, सॉरी साइन तो बाउंडेड क्वांटिटी है ना। सो एक तो मुझे लग रहा है तो मिस्टेक इसमें ये है, या तो एक्स टेंस टू जीरो होगा, तो जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आई वाई जे हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है वही है, उससे सॉल्व करोगे तो शायद मैच कर जाए। तो एक बार यही करो, एक्स टेंस टू जीरो लगा लो, हो सकता है टाइपिंग एरर हो। और एक्स टेंस टू जीरो लगा के तुम सॉल्व करके देखो, आंसर मैच करना चाहिए। अगर इन्फिनिटी होगा तो ऊपर तो बाउंडेड है, डिनोमिनेटर साइन टैन इन्फिनिटी, टैन तो टैन का डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर एक्चुअली। सो टैन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। सो टैन का डोमेन रियल नंबर है तो टैन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इन्फिनिटी लोगे तो टैन पाई बाई टू प्लस इन्फिनिटी है। टैन इन्फिनिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम? कैसे पता टैन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है? टैन तो पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा उसके बाद, टू पाई के बाद तो ये पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो कैसे, ये तो बाउंडेड, दोनों बाउंडेड क्वांटिटी है, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे कैसे डिसाइड करोगे? मेरे हिसाब से ये एक्स टेंस टू जीरो होगा, चेक कर लो, ठीक है। एक्स टेंस टू जीरो के लिए सॉल्व करके देखो, आंसर मैच करना चाहिए। नहीं तो फिर डाउट क्लास में आज 11 बजे के बाद डाउट क्लास होगा, तब ज्वाइन करना अगर ना हो तो। एक्स टेंस टू जीरो करके ज्वाइन करो, सॉल्व करो, और नहीं हो तो फिर डाउट क्लास में डिस्कस करते हैं दोबारा दूसरे तरीके से। चलो तो हम लोग कहाँ पे थे अभी? रैंक लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो हमने एक तरीका रैंक का डिस्कस किया था, उसमें ये कहा था कि रैंक अगर आर है किसी मैट्रिक्स का, इसका मतलब है कि जो एक सब मैट्रिक्स आर क्रॉस आर की, जो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की सब मैट्रिक्स मिल सकती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, वो हाईएस्ट ऑर्डर की है। उससे ज़्यादा ऑर्डर के लेंगे तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगी, तो इसका मतलब है आर रैंक है। ये अप्रोच कल हमने डिस्कस किया था। आज मैं दूसरा अप्रोच डिस्कस करता हूँ। तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट बात कर रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पहले। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आज वो टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, ये सब रैंक और सम इन प्रोडक्ट। तो ये रैंक टॉपिक थोड़ा लंदी है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग आते हैं इकोलॉन फॉर्म और ये सब है ना। जैसे यहाँ कह रखा है ना, रो इकोलॉन फॉर्म या लिनियरली इंडिपेंडेंट की बात करूँ, चलो देखो ऐसे देख लेता हूँ मैं। सो मैं भी दूसरा तरीके की बात करता हूँ। तो रैंक के लिए मैं डिफाइन करता हूँ रो रैंक, ठीक है ना। कल हमने रैंक डिफाइन किया था, तो रैंक मैंने सब मैट्रिक्स के थ्रू हमने रैंक डिफाइन किया था, ठीक है ना। कि उसमें आर क्रॉस आर की सब मैट्रिक्स, हाईएस्ट ऑर्डर की जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हाईएस्ट ऑर्डर की, हाँ, जो नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स मिल सकती है, सो वो रैंक होगी। ये हमने डिसाइड किया था। सो रैंक आर है, इसका मतलब आर से ज़्यादा ऑर्डर का कोई भी सब मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, ये है। और आर क्रॉस आर का एटलीस्ट एक सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये रैंक था। दूसरा अप्रोच ये है, मैं रो रैंक को भी डिफाइन करता हूँ। तो रो रैंक क्या होगा बताइए? कल हमने डिस्कस किया था, किसी ने बताया भी था, क्या डेफिनेशन है रो रैंक का? कोई बताइए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रो रैंक? बोलो भाई।
किसी को तो याद होगा, रो रैंक किसी को नहीं पता है? ट्राई करो, कोशिश करो कम से कम। हाँ सिंपल। तो देखो डेफिनेशन सिंपल है ना, कि लेट ए कोई m क्रॉस n के मैट्रिक्स। देखो हम लोग जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, लेकिन रैंक की जब बात करेंगे हम तो किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम रैंक निकाल सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का है, हम लोग रैंक निकाल सकते हैं उसका। तो ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है जहां mn कोई नेचुरल नंबर होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent rows of a matrix is called, या is defined to be, is defined as row rank of that matrix, row rank of that matrix। ठीक है, हमने क्या कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। एक हमने इंडिपेंडेंस देखा है प्रोबेबिलिटी में, जब हम लोग इवेंट पढ़ रहे थे हम लोग बोल रहे थे कि ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, वो अलग चीज़ है। और ये जो लीनियर अलजेब्रा का जो इंडिपेंडेंस है वो अलग चीज़ है, मतलब डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है। उसका डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के टर्म में है, इसका डेफिनेशन इधर लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में होगा। तो दोनों वर्ड इंडिपेंडेंट ही है लेकिन अलग अलग मतलब है, ठीक है। So maximum number of linearly independent rows of a matrix is defined as row rank of the matrix। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करूंगा, अच्छा ये क्या होता है फिर मैं डिफाइन करूंगा इसको, मैं अभी डिफाइन करूंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस। बस मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का, क्या मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है ना। एक तो इवेंट में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था वो अलग चीज़ था, यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अलग चीज़ है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होगा दोनों के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसलिए कई बार चीज़ें होती है कॉन्टेक्स्ट होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब लोग इवेंट का इंडिपेंडेंस बोलते हैं तो वहाँ प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। यहाँ जब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे थे यहाँ वैक्टर के टर्म में बात होगी या लीनियर अलजेब्रा के टर्म में बात होगी, तो कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, वर्ड सेम ही है इंडिपेंडेंट वही वर्ड है। सो अगर मैं सिमिलरली डिफाइन करूं कॉलम रैंक, जो आपका कॉलम रैंक है अगर उसको आप डिफाइन करो तो सिमिलर तरीके से क्या होगा, फिर से वही बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स हमारा सेम ही है, मैट्रिक्स वही है। सो सिमिलर डेफिनेशन हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सो इसको दोबारा लिखने के बजाय मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। देखो सो क्या लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो कॉलम की बात करेंगे, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent column of a matrix is defined as column rank of that matrix। सो ये जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ कि रो रैंक का मीनिंग क्या है, कॉलम रैंक का मीनिंग क्या है। तो क्या मतलब है कि रो रैंक नंबर ऑफ linearly independent rows, मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent rows, कॉलम रैंक का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent column, ठीक। एंड यहाँ से अच्छा ये अंकुर आप पूछ रहे थे ना आईडी पासवर्ड का ऐप का, अंकुर आपको मिला कि नहीं, आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, आपको मॉक टेस्ट का आईडी पासवर्ड नहीं मिला अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन चेक किया आपने, तो गूगल फॉर्म भरना था, भरा आपने गूगल फॉर्म, हाँ फिर वो टेक्स्ट मैम को कर दो, वो आपको मेल पे भेज देंगी, है ना। ठीक है, क्या बोल रहे, एक मिनट, हाँ मनोज उसी रहो तो,
हाँ कोई बात नहीं, भेज दे जना, अभी क्लास में जी हम रात में फोन करी ठीक है ना। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट हाँ रुको, मैं आता हूँ, ये कॉल आ गया था, क्या है ये। नहीं नहीं रुको एक मिनट। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे थे, रो रैंक का मतलब है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। रैंक का मतलब है नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। बोलो इन दोनों में क्या रिलेशन है, रो रैंक एंड कॉलम रैंक में क्या रिलेशन है। रो रैंक एक नंबर है ठीक है ना, कॉलम रैंक भी एक नंबर है। क्या रिलेशन है इन दोनों में। हाँ दोनों इक्वल होगा हमेशा ठीक है ना। सो थ्योरम ये है कि मैं आगे इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ, जस्ट मैं रिजल्ट बता दे रहा हूँ कि थ्योरम है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, ये जो होगा, जो रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो जो हमने कल डिस्कस किया था कि रैंक है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर पॉसिबल है वो रैंक है, जो कल डिस्कस किया हमने। तो इवन वही चीज यहाँ पे भी आएगी। सो रो रैंक मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो मैट्रिक्स में होंगे वो रैंक है एक्चुअली। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं वो भी रैंक है एक्चुअली ठीक है ना। और ये रैंक ए है मैट्रिक्स का। सो अब मैं थोड़ा आता हूँ लिनियरली इंडिपेंडेंट पे, फिर हम इस चीज पे आते हैं ना। अच्छा इक्वल कैसे हो जाएगा, ओके तो प्रूफ देख सकते हैं उसके लिए हम लोग, तो उसके लिए हम लोग फिर फाइंड कर सकते हैं। तो हो जाएगा, आप कॉलम स्पेस बनाएंगे, एक वर्ड आएगा रो स्पेस कॉलम स्पेस, और अगर हम ये प्रूफ कर दे कि रो स्पेस का डायमेंशन और कॉलम स्पेस का डायमेंशन इक्वल है, तो उससे ये चीज प्रूफ हो जाएगी ठीक है ना। तो प्रूफ का ये आइडिया है कि रो स्पेस क्या होता है। तो रो स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम स्पेस क्या होगा कि ये मैं डिस्कस करूंगा, वेक्टर स्पेस हमें डिस्कस करना बाकी है, क्योंकि वेक्टर स्पेस से ही स्टार्ट हुआ था ये सेक्शन, लेकिन हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से स्टार्ट किया है। वेक्टर स्पेस में बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बेसिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ही है ना, इसीलिए। तो रो स्पेस कॉलम स्पेस ये दोनों वेक्टर स्पेस है, तो अगर दो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन इक्वल है तो आप है ना यहाँ से, रो रैंक क्या है, डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस, ये कॉलम रैंक क्या है, डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस, और दोनों का जो डायमेंशन होगा वो दोनों इक्वल होगा है ना, इस तरह से है। और तो इसको हम बात करेंगे, इसमें अगर प्रूफ देखना हो तो वो रो स्पेस कॉलम स्पेस या नल स्पेस, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का। तो उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, सो ईच रो को एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे हम लोग, ईच कॉलम भी एज अ वेक्टर कंसीडर होगा। तो जब मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, सिमिलरली लीनियरली डिपेंडेंट, जैसे कोई इवेंट था,
इंडिपेंडेंट कब होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, तो वो इवेंट में डेफिनेशन था। जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट होंगे, तो सेम यहाँ पे भी है, जो वैक्टर्स हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, जो वैक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है ना, क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन क्या है। सो मैं ऐसा लिखता हूँ, वैक्टर्स v1 v2 v3 डॉट डॉट डॉट, मान लो vn, देयर आर n वैक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये n वैक्टर्स हैं, दिस आर said to be और ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, तो मान लो अभी के लिए मैं vn लिखा हूँ, तो ये किसी वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहे होंगे। वेक्टर स्पेस क्या होता है, एक सेट है, वेक्टर स्पेस क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि कौन सा सेट वेक्टर स्पेस होगा, वो चेक करने का एक कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है वेक्टर स्पेस की। सो वेक्टर स्पेस मुझे लगता है डिस्कस करेंगे, अभी मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मेरे पास n वैक्टर्स हैं, सो दिस वेक्टर इज सेड टू बी independent, said to be linearly independent, if and only if, बताओ कोई बताओ क्या डेफिनेशन है, कोई n वेक्टर है उसको कब बोलेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। नॉन जीरो नहीं होगा, नहीं तो गलत डेफिनेशन है, देख के बताइए ठीक से। बिल्कुल, तो ये तब आप कर पाएंगे जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उससे, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, है ना। सो आप ये कह रहे हैं कि ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और n है तब ऐसा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना। मान लो वेक्टर स्पेस में 3 ऑर्डर पेयर्स हैं, 10 ऑर्डर पेयर है, तो उससे जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो 10x2 होगी या 2x10 होगी, डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे। मतलब जो मैं कह रहा हूँ आपके उसके लिए कि आप कह रहे हो मैं अभी मुझे चेक करना है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मुझे चेक करना है v1 है लेट से 1 2, v2 है 0 1, v3 है 1 0, चलो अब मुझे चेक करना है ये तीनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो कैसे आप डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, तो 2x3 या 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी, डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। देखिए तो इसके लिए क्या है, एक साथ जीरो नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। नहीं नहीं, कहाँ से बोल रहे हो देख के आप, नहीं पढ़े थे वो गलत पढ़े थे, तो पूछ रहा हूँ अभी देख के बता रहे हो या पढ़े थे वो गलत पढ़े थे आप, ठीक से देखिए जाके। तो ठीक है ना, सो हम बोलो लिनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, आप जो बता रहे हो वो डिपेंडेंट है। सो सो हाँ, अब मैं इंडिपेंडेंट पूछ रहा हूँ, हमने क्या लिखा, लिनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, हम लोग इंडिपेंडेंट डिस्कस कर रहे हैं। सो वो हो जाएगा, नहीं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ एंड ओनली इफ C1 V1, C कांस्टेंट है, ठीक है ना, C1 V1 C2 V2 C3 V3 एंड Cn Vn will imply Ci is 0 for all I is equal to 1 2 3 up to n। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसके अच्छा ये वर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, आई होप आप लोगों को पता होगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n वैक्टर्स। अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं पता हो तो मैं पहले लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर देता हूँ, आई होप आप लोगों को पता होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंपल मान लो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स v1 v2 डॉट 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 vn इज, ये हो जाएगा c1 v1 c2 v2
एंड सो ऑन CN/VN, है ना, वेयर जो CIs है आर कांस्टेंट। और कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। तो हम वेक्टर स्पेस डिस्कस करेंगे। वेक्टर स्पेस एक फील्ड पे डिफाइन होता है, जो फील्ड आपको रियल नंबर लेना है, सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको आई थिंक रियल वेक्टर स्पेस पढ़ना है ना। तो यहाँ पे जो हमें जो सिलेबस में पढ़ना है, उस सिलेबस में जो वेक्टर स्पेस इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, वेक्टर स्पेस विथ रियल फील्ड। तो ये फिक्स है कि जो कांस्टेंट हमेशा रियल नंबर ही होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता या दूसरा बाहर का सेट नहीं हो सकता। तो इन्होंने फिक्स कर रखा है, क्योंकि फील्ड डिफरेंट टाइप के फील्ड हो सकते हैं। ये वो सिग्मा फील्ड वाला फील्ड नहीं है, फिर से ये फील्ड मैथमेटिक्स वाला है। तो वहाँ भी सिग्मा फील्ड या फील्ड था, अलजेब्रा या सिग्मा अलजेब्रा था, तो वहाँ डेफिनेशन उसके कॉन्टेक्स्ट में था। यहाँ पे ये फील्ड लीनियर अलजेब्रा के टर्म में अलग फील्ड है। तो ये फील्ड जो सेट ऑफ रियल नंबर एक फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक फील्ड है, इस तरह से है। तो उस तरह से हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ रियल फील्ड की बात करना है। इसका कहने का मतलब ये है मेरे पास कि यहाँ पे जो आएगी कांस्टेंट जो भी होगा, दीज आर रियल कांस्टेंट। तो ये फिक्स कर दिया कि रियल नंबर ही होगा, दीज आर रियल कांस्टेंट्स, है ना, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। CIs आर रियल कांस्टेंट्स फॉर ऑल I बराबर 1 2 3 अप टू n, ठीक है ना। C1V1 C2V2 एंड CNVN ये है, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियरली कंबाइन कर दिया, लीनियरली कंबाइन कर दिया मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ हमने क्या किया है कि मेरे पास n वैक्टर्स है और मैं उसको बोलूँगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर मैं 0 पुट करूँ, 1 मिनट, यहाँ इक्वल टू 0 रह गया। सो इसको मैं अगर इक्वल टू 0 पुट करूँ तो ये इंप्लाई करेगा CI इज 0 फॉर ऑल। तो ये जितने भी कांस्टेंट मैंने मल्टीप्लाई, ऑल हैज टू बी 0, मतलब एक भी नॉन जीरो आ गया तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। सो ऑल कांस्टेंट हैज टू बी 0, ठीक है ना, 0 होना पड़ेगा। सो ऑल कांस्टेंट हैज टू बी 0, अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम लोग इंडिपेंडेंट डिफाइन कर रहे हैं। तो इससे मुझे यही चेक करना, चलो अभी सिंपल से मैं ये चेक करता हूँ, ये तीनों इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो ये वेक्टर्स बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना। ये आपको ऑर्डर पेयर दिख रहा होगा, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में इसको हम वेक्टर्स बोलेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे। सो इफ़ यू वांट तो आप V1 को अभी चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, V2 ऐसा भी लिख सकते हो। हालांकि कॉलम वेक्टर का मतलब हालांकि कॉलम वेक्टर ही होता है। तो जनरली मैं V3 लिखूंगा तो इसका मतलब हालांकि मेरा ये होगा, ठीक है ना। अब मुझे चेक करना है कि ये तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक करके बताओ आप लोग इस तरीके से। तो देखो मैं चेक कर देता हूँ यहीं पे। सो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा। तो हाँ करके देखो, आप सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, डिपेंडेंट आएगा इंडिपेंडेंट आएगा। अच्छा डिपेंडेंट ना, क्योंकि ऑल हैज टू बी 0 ऐसा होना चाहिए। तो वैसा होगा, देखिए मैं C1 टाइम V1 कर देता हूँ, तो V1 मतलब 1 2, C2 टाइम V2 0 1, C3 टाइम 1 0। इसको हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इससे C1 C2 C3 तीनों अगर 0 आ गया तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट है, नहीं तो डिपेंडेंट है। सो यहाँ से अगर लिखेंगे आप तो ये ऑर्डर पेयर है, मल्टीप्लाई कर लो इनसाइड, तो यहाँ से ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, इसी को कंटिन्यू करूँ यहाँ से, देखिए सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा C1 2 C2, इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 C1, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 0 बराबर 0। अब ये ऑर्डर पेयर का एक रूल होता है कि फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगा, सेकंड टर्म के साथ ऐड होगा। तो उसके हिसाब से आपके इक्वेशंस बनेंगे C1 प्लस C3 और यहाँ बनेगा 2C2। एक मिनट मैंने यहाँ गलत लिखा है ना, ये C2 है, ये C2 है ना, क्योंकि C2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, और यहाँ भी C1 और ये C1 है, ये मैंने लिखने में थोड़ा गलती किया, चेक कर लो एक बारी। C1 2C1 C2 C3, ओके। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C1 2C1, ठीक है, ओके। अब तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस C3 और ये हो गया 2C1 प्लस C2 बराबर। अब देखो ये जो 0 लिखा गया है ना, तो यहाँ पे जस्ट अगर राइट साइड में 0 है, 0 नंबर नहीं है। अगर इधर आपका ऑर्डर पेयर चल रहा है या इधर अगर वेक्टर
दो एलिमेंट है, तो यहाँ भी मतलब इसका यही होगा, जैसे हम जीरो मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसका अगर लिखा ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, का मतलब है कि जीरो मैट्रिक्स का वही ऑर्डर है जो ए का ऑर्डर है, वरना वो डिफाइंड ही नहीं होगा ना इक्वलिटी। तो इसीलिए आपको समझ आया, जीरो लिख रहे हैं उसका मतलब है कि हम जीरो वैक्टर बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ से, देखिए अगर इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ से आएगा इम्प्लाइज एक आया C1 प्लस C3 बराबर 0 एंड 2C1 प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ से C3 की वैल्यू आ गई -C1 एंड C2 की वैल्यू आ गई -2C1। इसका मतलब ये हुआ कि C2 C3 की वैल्यू C1 पे डिपेंड करेगी। तो अब क्वेश्चन ये था कि ऑल CI हैज टू बी 0, यहाँ ऐसा तो नहीं है। अगर मैं C1 को 1 ले लूँ तो C2 की वैल्यू -2 हो जाएगी, C3 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो मुझे एक नॉन जीरो मिल गया है ना, मुझे नॉन जीरो पेयर मिल गया। अब यहाँ रख के देखिए, तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो पुट किया, सो दिस डज नॉट गारंटी दैट ऑल CIs आर जीरो। ये गारंटी नहीं दे रहा कि कांस्टेंट जीरो ही होंगे, तो जीरो की जब तक गारंटी नहीं देगा तब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो हमें नॉन जीरो मिल गया एक केस में, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ये जो वेक्टर V1 V2 V3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ है। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। किसी को डाउट है अभी इसमें? मैं डिपेंडेंट की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। बुक्स में क्या करता है, पहले डिपेंडेंट डिफाइन करता है, बाद में इंडिपेंडेंट डिफाइन करता है। मैं पहले इंडिपेंडेंट डिफाइन किया हूँ, अब मैं डिपेंडेंट डिफाइन करता हूँ, ये चीज़ है। कुछ पूछना है किसी को, देख लो। तो अभी मैंने डिफाइन किया लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब मैं आता हूँ लीनियरली डिपेंडेंट पे। तो इसी का अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स, ठीक है ना। सो लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स, इसमें ये होगा कि आपके पास वैक्टर्स है V1 V2 Vn आर linearly dependent if and only if, अब यहां देखो क्या कह रहा है कि there exist at least C1 C2 C3 ... Cn in which at least one is non-zero, in which at least one constant is non-zero। क्या बोल रहा है, इन विच n वैक्टर है तो मैंने n कांस्टेंट मुझे मिलेगा, इस तरीके से इसमें से कम एक तो नॉन जीरो होगा, सच दैट कि C1 V1 C2 V2 C3 V3 ... Cn Vn आपका जीरो हो जाएगा। तो क्या कहा इसने कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो कम से कम एक नॉन जीरो फैक्टर मुझे मिलेगा, सॉरी एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो कांस्टेंट मिलेगा जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए। तो यहां हमने क्या कहा था, देखो यहां हमने कहा था इस वाले में कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो ऑल CIs को जीरो होना पड़ेगा, एक भी नॉन जीरो नहीं चलेगा। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, वही बात वहां कह रहा है ये कि, है ना, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, कहाँ गया लीनियर है ना, तो इसमें होगा, एक मिनट कहाँ लिख रहा हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन पे आ गया मैं, इधर था ना, ये है। हमने क्या लिखा, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो ना, एटलीस्ट वन कांस्टेंट इज नॉन जीरो, कम से कम एक कांस्टेंट नॉन जीरो रहेगा तब जाके वो डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर सारे जीरो हो गए, ऑल कांस्टेंट्स आर जीरो, देन वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो प्रोसेस यही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे तो डिसाइड कैसे करना है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हम स्टार्ट सॉल्यूशन यहीं से करेंगे, चाहे मुझे डिपेंडेंट चेक करना हो या इंडिपेंडेंट चेक करना हो, हम सॉल्यूशन यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखेंगे कि ये क्या इंप्लाई करता है कि ऑल CIs जीरो होगा या कम से कम एक नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, देखो एग्जाम्पल,
जैसे V1 में लिखता हूँ 1 2 3, V2 लिखता हूँ 0 1 0 एंड V3 लिख देता हूँ 1 0 0। अब तुम चेक करो कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ये तीनों। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन से, इक्वल टू 0 करेंगे। अब बस ये आप चेक करेंगे कि जो कांस्टेंट हमने यूज किए हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में वो 0 है या नॉन 0 है। अगर ऑल 0 मस्ट है, देयर इज नो नॉन 0 पॉसिबिलिटीज, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर एक भी नॉन 0 की पॉसिबिलिटी होती है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। करके देखिए। C1 V1 यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब इंडिपेंडेंट है ना। तो ये चीज़ है। सो यहाँ से क्या होगा सिंपली कि जब आप पुट करेंगे तो C1 टाइम ये वेक्टर आ जाएगा 1 2 3, C2 टाइम 0 1 0, C3 टाइम 1 0 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से C1 प्लस C2 2C1, एक मिनट सॉरी, C1 प्लस C3 होगा। एक बार चेक करना, फर्स्ट ऐड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ C1, ये पूरा लिख ही दूँ मैं पहले, देखो। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा C1 2C1 3C1। इसको मल्टीप्लाई कर 0 इंटू C2 0, C2 ये 0, फिर यहाँ था C3 0 0 बराबर 0, ठीक। अब इसको आगे कंटिन्यू करो। तो आगे जब कंटिन्यू करोगे आप तो यहाँ पे आप ऐड करोगे C1 प्लस C3, यहाँ आ जाएगा 2C1 प्लस C2 और आ जाएगा 3C1, यही आ जाएगा ना, देख लीजिए। तो इक्वल टू, तो यहाँ 0 वेक्टर का मतलब है 0 0 0, ये समझो, ताकि इक्वलिटी डिफाइंड हो। इक्वलिटी तभी डिफाइंड होगा जो दोनों वेक्टर का सेम इक्वल होगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए क्या क्या इक्वेशन बन के आ रहा है। सो यहाँ से आपको मिल रहा है C1 प्लस C3 बराबर 0, 2C1 प्लस C2 बराबर 0, 3C1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये एंड है ना, तीनों इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आ गया C1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आप C1 को 0 रख देंगे तो डायरेक्टली आ गया C2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे C1 को 0 रखेंगे तो डायरेक्टली आ गया C3 बराबर 0। इसका मतलब C1 C2 एंड C3 ऑल हैज़ टू बी 0, एक भी नॉन 0 नहीं हो सकता। तो एक भी नॉन 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर जो वेक्टर V1 V2 V3 दे आर सॉरी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट है। किसी को इसमें डाउट है? देखो अभी मैंने तो जो एग्जांपल 2 एग्जांपल्स लिए हैं ना, मैं उसी को रैंक से रिलेट करता हूँ। देखो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाऊं, ये V1 मान लो फर्स्ट कॉलम है, V2 सेकंड कॉलम है, V3 थर्ड कॉलम है, ठीक। तो अब समझिए, मैं इससे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, इसी V1 V2 V3 से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि मैंने क्या क्या लिया था, 1 2 3, फिर मैंने लिया था 0 1 0 1 0 0, है ना। तो 0 1 0 1 0 0। अब समझो, तो ये 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाया। अब मैं आपसे पूछूंगा इसका रैंक बताओ। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन मैं वो लेता हूं जो मैंने वहां पे लिखे थे, देखो जरा। तो ये एग्जांपल लिया था ना, इन तीनों वेक्टर के हेल्प से मैं एक नया मैट्रिक्स बनाता हूं। सो क्या बनेगा 1 2, तो कॉलम में लिखूंगा मैं। मेनली वेक्टर का मतलब कॉलम वेक्टर होता है, जहां भी वेक्टर लिखा हुआ बुक में आप देखोगे लिखा रहेगा V1 V2 V3 आर वेक्टर्स, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम वेक्टर्स होते हैं, मतलब कॉलम मैट्रिक्स होता है, ये समझो वो कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरह से भी लिखा होगा, सो मतलब उसका कॉलम मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कॉलम मैट्रिक्स ही होगा, है ना, अनटिल इट इज सेड। सो कॉलम मैट्रिक्स ही लेंगे हम। बड़ा बोलो। जी जी जी, इस तरह का रिजल्ट है, जो आप ऑब्जर्व करें वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उस तरह से होगा। अभी आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास मैट्रिक्स आएगा। तो एक्चुअली जो आप ऑब्जर्व करें वो बड़ी बात नहीं हो, कोई भी ऑब्जर्व करे, क्योंकि वो रिजल्ट ही है। तो जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हैं, तो वो रिजल्ट है, उसके हिसाब से ही चीज़ें
आ रही हैं, तो वो सही सोच रहे हैं आप। जी जी जी। तो यहाँ से आएगा, हमने बनाया मैट्रिक्स 1 2, एक लिया था 1 0, एक लिया था 0 1, ये 2 × 3 का बनाया। अब जैसे अभी मैंने क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था रो रैंक होगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, कॉलम रैंक होगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। अच्छा, इसी में अगर ट्रांसपोज ले लूँ मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3, फिर 0 1 0 और 1 0 0। अगर यहाँ मैं चलो इसका नाम बी रख देते हैं। सो बी ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो ये 1 2 यहाँ आ जाएगा, 1 0 यहाँ, 0 1 यहाँ। देखो, और एक और रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ लिख ही रहा हूँ, कल भी अगर आपने नोटिस किया हो कि रैंक किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का रैंक और उसके ट्रांसपोज का रैंक हमेशा इक्वल होगा। तो अभी जो पूछ रहे थे रो रैंक कॉलम रैंक क्यों इक्वल होता है, ए में जो रो होगा ना वो ए ट्रांसपोज में कॉलम बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से भी प्रूफ किया जा सकता है, अगर इसको प्रूफ कर लो तुम तो वो प्रूफ हो जाएगा ना, क्योंकि इसके जो रोज हैं ए में वो ए ट्रांसपोज में कॉलम्स हैं। तो अगर ए मैट्रिक्स में मान लो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ए ट्रांसपोज में है ना। तो रो रैंक कॉलम रैंक वैसे तुम्हें दिख रहा है ना, तो रैंक दोनों का इक्वल होगा हमेशा। सो रैंक ए और रैंक ए ट्रांसपोज इक्वल होगा। जैसे ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, तो रैंक भी सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ, समझो यहाँ पे, जैसे मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम चेक करोगे लीनियरली इंडिपेंडेंस, तो यहाँ तुम चेक करोगे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ठीक। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉलम रैंक ऑफ ए। तो कॉलम रैंक का क्या डेफिनेशन था, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। अब बताओ, ये कॉलम, पहला कॉलम वेक्टर v1 है, दूसरा कॉलम वेक्टर v2 है, तीसरा कॉलम वेक्टर v3 है, और हमने यहाँ भी चेक किया जस्ट v1 v2 v3, ये v1 v2 v3 क्या था, इंडिपेंडेंट था। तो ये 3 वेक्टर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसको तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट है ना, तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ क्या लिखूं मैं, इक्वल टू क्या लिखूं, व्हाट इज कॉलम रैंक ऑफ ए। सो इनडायरेक्टली तुम ये समझो कि इसको मैंने प्रूव किया है। अगर मेरा ये मैट्रिक्स है और मुझे इसका रैंक निकालना है तो इनडायरेक्टली ये जो मैंने किया है ये रैंक निकालने के लिए किया हमने हर कॉलम को एक वेक्टर बना दिया। अब मैं चेक किया कि ये 3 वेक्टर है, देखते हैं इन तीनों में से कितने इंडिपेंडेंट है, तो तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट है। सो ऑल 3 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक। अभी समझिए, सेम चीज अगर इसको मैं चेक करता तो ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, क्योंकि उसका जो कॉलम है इसका रो है। तो यहाँ से जो मैंने पीछे कैलकुलेशन किया है, यहाँ जो कैलकुलेशन किया है, तो जो वेक्टर्स मैंने कंसीडर किए यहाँ पे वो वेक्टर एक्चुअली ए ट्रांसपोज का रोज है एक्चुअली। तो ये बताएगा रो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। अभी हमने चेक किया ये v1 ये v2 ये v3 था, और v1 v2 v3 इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि इसका जो कॉलम रैंक, रो रैंक है वो 3 है। इनफैक्ट हम जानते हैं, हमें इतना सोचना नहीं रो रैंक कॉलम, ये हमेशा रो रैंक कॉलम रैंक हमेशा इक्वल होगा, तीनों हमेशा इक्वल होगा, रो रैंक कॉलम रैंक और रैंक हमेशा इक्वल होगा मैट्रिक्स के तीनों, ठीक है ना। सो थ्योरम है ये, चाहे मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो। तो इतना सोचना नहीं, कहने का ये मेरा मतलब यहाँ पे मैं क्या जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो मैं जस्टिफाई करूँ, अगर मुझे इस कलम ने जस्टिफाई किया था माइनर के थ्रू या सब मैट्रिक्स के थ्रू मैं रैंक निकाल रहा था, आज मैं रैंक निकाल रहा हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स को यूज करके रैंक निकाल रहा हूँ। तो अभी इसका रैंक, इनफैक्ट इसका रैंक जो आ गया वो 3 आ गया, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स के पास 3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। ऑब्वियसली अगर आप ऐसा वेक्टर मान लो ये v1 होता, ये v2 होता और ये v3 होता, फिर भी तुम चेक कर लो तभी इंडिपेंडेंट आएगा वो। अगर मैं v1 इस वेक्टर को बनाता हूँ, v2 इसको और v3 इसको, तो तीनों रो भी इंडिपेंडेंट आएगा। अगर कॉलम्स 3 इंडिपेंडेंट हो गए तो 3 रो भी इंडिपेंडेंट होंगे इसके। यहाँ पे 3 रो इंडिपेंडेंट, तुम इसको एक वेक्टर ले लो, इसको दूसरा वेक्टर, इसको तीसरा वेक्टर। अब तुम इन तीनों को चेक करो वैसे ही जैसे मैंने यहाँ चेक किया है, तो आपको मिलेगा कि इस मैट्रिक्स का जो रोज है इंडिपेंडेंट है, कॉलम्स भी इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। तो इसका जो रो रैंक 3 है जो कि रैंक के इक्वल ही है, ठीक है ना, रैंक ऑफ ए है। और यही एक्चुअली कॉलम रैंक भी होगा। तुम अगर लिखना चाहो
तो अगर कॉलम्स को वेक्टर बना के तुम चेक करना चाहो, तुम चेक करो कि कॉलम भी इंडिपेंडेंट ही आएगा। तो तुम अब चाहो तो खुद से थोड़ा वर्क करो, है ना। कॉलम रैंक जो एक आएगा वो भी यही आएगा। यहाँ जो मैंने लिखा है कॉलम रैंक, तो रो रैंक निकालोगे तब भी यही आएगा। अगर V1 V2 V3 रो निकाल ले लो और इंडिपेंडेंट चेक करो तब भी यही आएगा। तो एक तरीका रैंक निकालने का ये भी है कि हम ये चेक कर ले कितने रो कितने कॉलम इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। कुछ पूछना है किसी को इसमें कुछ? अब इस पे आते हैं, देखो तो मैंने अभी चेक किया था V1 V2 V3, ये इंडिपेंडेंट था या डिपेंडेंट था? डिपेंडेंट था। तो इसका रैंक में 3 कॉलम है ना, और तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट था। तो रैंक तो होते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, तो तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट तो नहीं एक दूसरे का। तो इसका मतलब है अब हमें 2 को चेक करना पड़ेगा, 2 एट अ टाइम। सो आप किसी 2 वेक्टर को चेक करके देखो इंडिपेंडेंट होगा क्या। सो अगर आप कोई भी 2 इसमें से उठा लो और चेक करके देखो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। चलो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ। सो अभी हमने चेक किया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ना, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन। मैंने 3 वेक्टर लिए थे और ये क्या आया था, डिपेंडेंट आया था। अब इनमें से मैं कोई भी 2 चूज करता हूँ, बताओ कौन से 2 चूज करोगे? विच 2 यू वांट टू चूज? V1 V2 V3 में किसको? 2 को चेक करते हैं 2 एट अ टाइम। चलो V1 V3 ले लो। तो V1 V3 लूंगा। सो V1 मेरे पास है 1 2 और V3 मेरे पास है क्या था 0 1, यही ना। अब इसको चेक करो तो C1 V1 C2 V2 बराबर 0। तो इसको चेक करोगे C1 2 C1, इसको करोगे 0 C2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा C1 प्लस 0 बराबर 0 एंड 2 टाइम C1 प्लस C2 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास C1 इज 0 एंड C1 को यहाँ पुट कर दोगे, ये 2 C1 है, तो C1 को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 C1 है। C1 को 0 पुट कर दोगे तो C2 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, दोनों 0 आ गया। इसका मतलब हो गया V1 एंड V3 आर इंडिपेंडेंट। तो तीनों वेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? अब इनमें से ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं था एक दूसरे से, लेकिन हमने 2 चूज किए, है ना। अभी क्या V1 V2 आपने कहा चूज करने को, इवन आप V2 V3 ले लो, ये भी इंडिपेंडेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। सो इसका रैंक कितना हुआ? व्हाट इज रैंक ऑफ बी नाउ? 2 एक्चुअली, है ना। 2 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो हमने इंडिपेंडेंट कॉलम चेक किया, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट है। तो बी का जो रैंक है वो एक्चुअली 2 आया। इसका मतलब क्या है, हमने पहले कॉलम रैंक चेक किया एक्चुअली, अभी जो मैं निकाल रहा था वो कॉलम रैंक ऑफ बी निकाल रहा था, वो 2 आया। तो मुझे पता है थ्योरम से कि रैंक भी 2 ही आएगा। अच्छा, तो मुझे थ्योरम से ये भी पता है कि रो रैंक भी एक्चुअली 2 ही आएगा। तो इंस्टीड ऑफ कोई बच्चा ऐसा करे, नहीं सर मैं इसको V1 लेता हूँ और इसको मैं V2 लेता हूँ, तुम चेक करके देख लो। अगर तुम V1 कंसीडर करो इसको, जो पहला रो था 1 1 0 को, या ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो तुम। देखो अगर तुम्हारा मन में ऐसे हो कि नहीं सर मैं ऐसा ऐसा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी वैसे ही होगा काम जैसे वैसे कर रहा था। 2 0 1 ये ले लिया मैंने। अब तुम चेक करो ये V1 V2 अगर चेक करोगे तो ये इंडिपेंडेंट आएगा, दे आर इंडिपेंडेंट। तुम उसी लॉजिक से चेक करके देखो, C1 V1 प्लस C2 V2 को 0 करके देखो, तो यहाँ C1 C2 दोनों 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि तुम चेक करो ये दोनों इंडिपेंडेंट आएगा तुम्हारा, आएगा जी। नहीं तो वहाँ रैंक, हाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 है एक्चुअली वहाँ पे, यस। उसने कहा था रैंक जो होगा वो किससे छोटी होगी, लेस देन और इक्वल मिनिमम ऑफ 2 3 ना। तो उससे कि रैंक 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, कहाँ तक MN में जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम रैंक पॉसिबल है। अगर M क्रॉस N की मैट्रिक्स है
तो उसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है मिनिमम ऑफ m कॉमा n, जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, यस, बिकॉज यू नो हमने कल पढ़ा था कि जो किसी भी, मतलब इन दोनों में क्यों जीरो नहीं आएगा? क्या आ रहा है, नॉन जीरो क्या आ रहा है? अरे भाई महान हो आप, मतलब ये बाकी लोग बताओ भाई चेक करके, ये सब कैलकुलेशन सीखो यार। पता है दो फैक्टर डिपेंडेंट कब हो सकता है? जब एक दूसरे का मल्टीपल होगा, वरना कभी डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। कोई टू फैक्टर्स हैं, अगर एक दूसरे का डिपेंडेंट तभी हो सकता है जब वो एक दूसरे का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। मतलब मैं तुम्हें थ्योरम लिखा देता हूँ, जो आप कहना चाह रहे हो ना उसी के अकॉर्डिंग मैं थ्योरम लिखा देता हूँ आपको। आप जो कह रहे हो ना ये आप गलती कर रहे हो, चेक करो, ये सब बेसिक चीज़ें आप मिस्टेक कर रहे हो। v1 and v2 आर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज कर रहा हूं मैं। v1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम v2, जहां c नॉन जीरो कोई कांस्टेंट होगा, या इनफैक्ट चलो v कोई भी कांस्टेंट होगा, क्यों नॉन जीरो लोगे, जीरो भी हो सकता है। सो दो वेक्टर डिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। क्या ये मल्टीपल है? अब बताओ मुझे, मैं v1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि v2 आ जाए? कोई ऐसा कांस्टेंट बताइए जिसको मैं इस ईच नंबर को मल्टीप्लाई करूं और ये बन जाए, ऐसा हो सकता है? तो आप कैलकुलेशन चेक कीजिए ना अपना, आप कैलकुलेशन मिस्टेक किए, चेक कीजिए। मैं कैलकुलेशन करूं फिर आपको दिखेगा हाँ हाँ यहाँ गलती हो गया। एक बार चेक करो, ठीक से चेक करो आप लोग। जीरो ही आएगा, यस, हैज टू बी जीरो। थ्योरम गलत थोड़ी हो सकता है, हम गलत हो सकते हैं, थ्योरम गलत नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरम पिछले 100 200 500 सालों से चलती आ रही है, और हम जैसे करोड़ों लोग मर गए पढ़ पढ़ के, तो गलत नहीं हो सकता थ्योरम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कोई स्टेटमेंट क्लेम करते हैं, जो थ्योरम कुछ अगर क्लेम करता है तो वहाँ गलत वो नहीं हो सकता, हम गलत हो सकते हैं, थ्योरम गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। हाँ, तो वही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। सो थ्योरम कभी गलत नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आप चेक कर सकते हैं इंडिपेंडेंट होगा। एनीवे यहाँ से क्या करते हैं, सेम थिंग यहाँ पे है। आप दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और हमने अभी कहा कि ये इंडिपेंडेंट होगा, तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और दोनों कॉलम इंडिपेंडेंट है, रैंक 2 है इसका। जैसे आप जो कहना चाह रहे थे ना, तो वो सही है, क्योंकि ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है। तो हमने कल पढ़ा था कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ m कॉमा n से, और मोर देन इक्वल टू 0 होगा। ये रैंक का इन जनरल थ्योरम है। तो यहाँ m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो मिनिमम ऑफ 2 3 2 होगी। तो रैंक की पॉसिबिलिटी 3 कभी हो ही नहीं सकती है, मतलब 2 × 3 का कोई ऐसा मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है जिसका रैंक 3 हो जाए, है ना, बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। तो रैंक मैक्सिमम रैंक ये हो सकता है, तो मैक्सिमम रैंक इसका 2 हो सकता है। अगर ये 0 मैट्रिक्स होता तो रैंक 0 हो जाता, है ना। चलिए अगला मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ तक ओके है ना। तो रैंक का कई सारे तरीके हैं, तो आप एक तो तरीका हमने कल देखा सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से, दूसरा तरीका ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करके। और डिपेंडेंट चेक कैसे करते हैं, तो आपने भी कुछ एग्जांपल मैंने दिखाया आपको कि आप कैसे चेक करेंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को, वैक्टर्स को। तो आप कॉलम को एज अ वैक्टर मान लीजिए। जैसे मैं एक अगला एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखिए मान लो यहाँ पे है 1 2 -1, ठीक है ना। यहाँ पे है 5 10 -5, ठीक है। यहाँ है 3 6 -3। अब मैं आपसे पूछूं इसका रैंक बताइए। तो आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, हाँ, है ना। तो अभी हमने 2 लॉजिक पढ़े हैं, लास्ट क्लास में सब मैट्रिक्स वाला लॉजिक पढ़ा था, आज हमने इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस वाला लॉजिक पढ़ा है। तो उसमें यह है कि आप चाहो तो किसी एक रो को v1 v2 v3 कर लो, तो इससे रो रैंक आ जाएगा, है ना। अगर आप v1 v2 v3 कर लो तो उससे कॉलम रैंक आ जाएगा। और हमें पता है कि रो रैंक, कॉलम रैंक और रैंक तीनों हमेशा इक्वल आएगा मैट्रिक्स में। तो आप किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट चेक कर लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट सेकेंड रो है
वो 2 टाइम फर्स्ट रो है, हाँ या ना, है ना, और जो थर्ड रो है वो जस्ट माइनस ऑफ फर्स्ट रो है। तो अभी मैंने एक चीज लिखाया था यहाँ पे, अभी आप ये थ्योरम देखिए, मैंने ये लिखा है ना, ये वाला थ्योरम कहाँ गया, हाँ रैंक, ये लिखा है ना कि दो वेक्टर डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ v1 इज c टाइम v2। एक ऐसा कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, है ना, फॉर सम, यहाँ होगा फॉर सम c बिलोंग्स टू r, ऐसा कोई कांस्टेंट मिल जाएगा जो कि रियल नंबर होगा। तो फॉर सम c बिलोंग्स टू r, तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे इस लॉजिक से कि रो 1 एंड रो 2 आर डिपेंडेंट, r1 एंड r2 आर डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट? ओहो, बड़ा लफड़ा है फिर तो। अच्छा यही दिक्कत है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। आप 2x2 का कोई भी सब मैट्रिक्स लेंगे, कोई भी, सबका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। हाँ, तो इसका मतलब रैंक 2 नहीं हो सकता, क्योंकि रैंक 2 तब हो सकता था जब कोई 2x2 का एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, क्योंकि एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा तो आ ही जाएगा। हाँ हाँ, वो लाइट चली गई थी, वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये यूपीएस से कनेक्टेड है, तो अब ये सिस्टम बंद नहीं हुआ है। अच्छा, साउंड ही बंद हो जाता है क्या? ओ, तो इसका कहाँ से कनेक्शन है? तो इसमें इसमें जगह खाली नहीं है शायद यूपीएस में। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं यूपीएस से, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कनेक्टर लेके यूपीएस से प्लग। ओके, मतलब ये एक्चुअली माइक कनेक्टेड है इधर से, वो कंप्यूटर तो यूपीएस से कनेक्टेड है, लाइट जाता है फिर भी कंप्यूटर चालू रहता है अब, लेकिन ये माइक चला जाता होगा। ओके। बहुत लफड़ा है यार। हाँ, इसका मतलब मान लो 3 वेक्टर है, तो वो डिपेंडेंट होगा अगर एक वेक्टर को मैं बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। जैसे उसी चीज को जो हमने वहां लिखे थे ना, तो उसी चीज को मैं रीराइट कर सकता हूँ। हमने कहा था कि c1v1 प्लस c2v2 प्लस c3v3, ये सब क्या है, जीरो किया, तो कम से कम एक कांस्टेंट अगर नॉन जीरो मिल गया, एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो मिल गया, तो इसका मतलब है कि वो लिनियरली डिपेंडेंट है, एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो मिल गया तो, ठीक है ना। और यहां मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आप कह रहे, मैंने कहा दो वेक्टर डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा। तो अगर मान लो n वेक्टर है, मुझे चेक करना है, तो कोई एक वेक्टर को अगर बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर आप लिख देते हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। मतलब इसका एक्सटेंशन आप पूछना, चलो इसका एक्सटेंशन देखते हैं। इसका एक्सटेंशन ये है कि वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn आर linearly dependent if and only if one of the vector can be written as a linear combination of remaining all others, remaining all others, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं तो इसका मतलब ये है दैट इज कि एक वेक्टर कोई होगा, मान लो अभी के लिए, चलो एग्जांपल के लिए अगर मैं v1 को ऐसा लिख दूं कि v1 इज, या लेट्स से vn को मैं ऐसा लिख दूं, ये जो vn है इसको ऐसा लिखूं c1 v1 c2 v2 अप टू cn माइनस वन vn माइनस वन। तो अगर कोई एक vn मैंने एग्जांपल लिया है एक, जस्ट vn की जगह कोई और भी हो सकता है, तो इन n में से किसी भी एक को अगर आप बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो
डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ सी आई, यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मैं इसी की बात करूँ, हमने कहा था ना, देखो अभी ध्यान से मैं इस लॉजिक को यहाँ लगाता हूँ, ये तो इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट वाले में लगाता हूँ ये लॉजिक। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो मैंने V1 V2 V3 लिखा था, V1 लिखा था मैंने 2 1, V2 लिखा था 1 0 और V3 लिखा था 0 1, यही लिखा था। सो अब ध्यान से देखो, मैं V1 को लिख सकता हूँ 2 टाइम V1, सॉरी हाँ, V1 को लिख सकता हूँ 2 टाइम V2 प्लस V3, हाँ या ना? देखो आई कैन राइट V1 एज 2 टाइम V2 प्लस 1 टाइम V3। तो मैं किसी एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं, इसलिए डिपेंडेंट है। देयरफॉर V1 V2 V3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, है ना? शॉर्ट में आगे हम LD लिखेंगे, तो LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, LI लिखूंगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना? तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है ना? सो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो उतना कुछ करने के हाँ हाँ म्यूचुअली है, डिपेंडेंट है। यस, V2 V3 इंडिपेंडेंट है, V1 V3 इंडिपेंडेंट है, V1 V2 इंडिपेंडेंट है। तो पेयर वाइज तीन, कोई भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, पेयर वाइज म्यूचुअली डिपेंडेंट है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। मतलब दो को एज अ साथ कंसीडर करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर 0 करेंगे, तो वो, क्योंकि डायरेक्टली एक दूसरे का कोई मल्टीपल नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर डिपेंडेंट कब हो सकता है? जब वो कोई एक जस्ट मल्टीपल हो दूसरे वाले का, लेकिन यहाँ तो हो नहीं सकता। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है, मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये समझिए। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ये, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, है ना, कोई भी एक नॉन जीरो आ गया, हाँ तो डिपेंडेंट हो गया ना फिर। हाँ, जीरो क्या आ गया? आप कांस्टेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर से दो, हम्म, तो स्टार्ट हमें लार्जेस्ट से करना है। मैं तीन मेरे पास था, V1 V2 V3, ये था ना तीन वेक्टर, तो इस तरह से है। तो हम यही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कह रहा था, देखो ध्यान से, कि R1 2 R2 है, इसका मतलब R1 एंड R2 ये जो वेक्टर है, ये एक्चुअली R1 R2 जो है, दे आर डिपेंडेंट, दो रो एक दूसरे के डिपेंडेंट है। यहाँ से R3 -1 टाइम R1 है, सो R1 एंड R3 आर डिपेंडेंट। इनफैक्ट टू को 1 से, 3 को 2 को 3 से रिलेट कर दो, तो R2 R3 कैसे रिलेटेड है बताओ? -1/2 टाइम R2 R3 को रिलेट कर रहा हूँ मैं। सो हाँ ठीक है, R2 को लिख रहा हूँ -2 टाइम कर दो, -2 टाइम R3, ऐसा लिख सकते हैं ना? तो R2 इज -2 टाइम R3। तो यहाँ से आ गया R1 एंड R3 आर डिपेंडेंट। सो इनफैक्ट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो R1 R2, एक इनफैक्ट ये जो बात कर रहा हूँ R1 R2 R3 आर डिपेंडेंट, मैं कहना चाहता हूँ तीनों रो क्या है? डिपेंडेंट है। हमें क्या ढूंढना है एक्चुअली, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हमें, हमने पढ़ा है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखने का मतलब वही है। तो हम लोग एक्चुअली क्या देखना चाह रहे हैं कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। हमारा पर्पस क्या है? रैंक क्या होता है? रैंक इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, क्योंकि रैंक इज द रो रैंक, रैंक इज द कॉलम रैंक। तो आप कॉलम के थ्रू सोचो या रो के थ्रू सोचो, बात बराबर है। तो हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कितने हैं। तो तीनों एक साथ तो डिपेंडेंट है, अगर टू एट अ टाइम कंसिडर कर रहे हैं तो भी डिपेंडेंट है ना? मतलब R1 R2 डिपेंडेंट है, R2 R3 डिपेंडेंट है, R1 R3 डिपेंडेंट है। सो इसका मतलब है कि रैंक इसका 2 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रैंक था मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, बट तीनों रो तो डिपेंडेंट है एक दूसरे के, टू एट अ टाइम कंसिडर कर रहे हैं तब भी वो डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल ही इंडिपेंडेंट होगा। तो R1 इज इंडिपेंडेंट ओनली, तो कहने का मतलब नॉन जीरो रो है ना, तो इसमें एक ही रो है जो इंडिपेंडेंट है वो खुद से, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि
कोई दूसरे के रेस्पेक्ट में सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो जस्ट वन, तो यहां से रैंक एक्चुअली इसका वन हो जाएगा। सो रैंक इज वन, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तीन भी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है एक्चुअली रैंक इसका वन होगा। चेक कीजिए। अच्छा मैं एग्जांपल, जी एक वेक्टर खुद से इंडिपेंडेंट होता है, हाँ सिंगल वेक्टर, सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ठीक है आप सही पूछ रहे हैं, मैं थ्योरम बना देता हूँ। सो ये थ्योरम ये है कि ये जो वेक्टर v है, सिंगल वेक्टर जो है ना, ये सिंगल वेक्टर है, इज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ v इज अ नॉन जीरो वेक्टर, इफ एंड ओनली इफ। तो कोई सिंगल वेक्टर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा अगर वो नॉन जीरो है। जीरो हुआ तो सिंगलटन जीरो क्या होता है। अच्छा इसकी प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ एक लाइन का है, देखो इसका प्रूफ जस्ट एक लाइन का है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। हम लोग क्या पढ़े थे कि v1 v2 v3 vn इंडिपेंडेंट कब होगा, जब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो करेंगे तो कांस्टेंट जीरो आ जाना चाहिए, तो यहाँ भी यही करता हूँ, यहाँ तो एक ही वेक्टर है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन सी भी, क्योंकि वेक्टर तो एक ही है ना, तो एक ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर होगा दो कांस्टेंट, तीन वेक्टर तीन कांस्टेंट, तो सी भी बराबर जीरो। इंप्लाइज क्या करेगा बताइए आप, व्हाट इज इंप्लाई, हाँ क्योंकि हमने v को तो नॉन जीरो बोल दिया, तो v को जब नॉन जीरो कर दिया तो c को ही जीरो होना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या कह रहा था, जो भी लिखा था मैंने, कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो पुट करे तो कांस्टेंट जीरो आना चाहिए, गारंटी मतलब श्योरली जीरो आने चाहिए, वो श्योरली जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये सिंगलटन वेक्टर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। बट व्हाट इफ v इज जीरो, अगर सिंगलटन वेक्टर जीरो है, मान लो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ नाम, अब मैं बात कर रहा हूँ इसका, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ, सिंगलटन सेट है जी, सिंगलटन सेट है। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये ले लीजिए, एग्जाम्पल इसका कि हमने ये वाला ले लिया 1 5 3, ये एक वेक्टर है ना, ये एक एलिमेंट है और सेट में सिंगलटन सेट है, इसका मतलब सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा अगर उसके एलिमेंट नॉन जीरो है, ठीक है ना, अरे यार ये लिख भी नहीं पा रहे, तो ये है, सो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो कई बार सेट के थ्रू बात होती है एक्चुअली, ये मैं सेट के थ्रू लिखा हूँ तो लीनियर सेट लिखा हूँ, एक वेक्टर लिख रहा हूँ तो वो इंडिपेंडेंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 R2, या ऐसा लिख सकते हैं आप R1 R2 इज डिपेंडेंट सेट। अगर इसी वेक्टर को मैं सेट में लिख रहा हूँ तो जैसे मैं डेफिनेशन लिखा था ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं सेट के थ्रू डिफाइन करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, मैं लीनियर वेक्टर लिखा हूँ है ना, तो यहाँ मैं सेट के थ्रू डिफाइन किया हूँ, तो सिंगल वेक्टर को इंडिपेंडेंट माना जाएगा अगर वो नॉन जीरो है, जैसे ये है ये इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सिंगल वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ आप इस रेस्पेक्ट नहीं बात कर रहे, हम जब रैंडम वेरिएबल में बात करते थे तो इंडिपेंडेंट किसी के रेस्पेक्ट में बात करते थे, यहाँ हम रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ तो बस ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो करना है, कांस्टेंट अगर जीरो आ गया तो वो इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो आ गया तो वो डिपेंडेंट है, ये है। यस अगर कोई मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने कहा R1 R2 डिपेंडेंट है, R2 R3 डिपेंडेंट है, लेकिन अगर ऐसा होता कि R1 R3 इंडिपेंडेंट हो जाता, बाय द वे अगर मान लो ऐसा होता, तब जैसे आप कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, तो अगर कोई भी दो रो इंडिपेंडेंट हो जाता, एनी टू रो एक दूसरे से अगर इंडिपेंडेंट हो जाता, तो इसका मतलब वो फिर रैंक 2 हो जाती। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं देखो, तो ये इसका रैंक 1 है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इसमें एक है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम एक है, या आप कल वाले तरीके से जाएंगे तो इसमें 2x2 का कोई भी आप सब मैट्रिक्स लेंगे सबका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, 3x3 का खुद मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, अब 1x1 का एक मिल जाएगा आपको सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो रैंक इसलिए 1 है। उस तरीके से, इस तरीके से आपको रो और कॉलम को एज अ वेक्टर देखना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। अच्छा मैं ये लिखूं,
ये जो सिंगलटन जीरो वेक्टर है इसको क्या बोलेंगे? ये सेट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? दिस इज डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट सेट। सिंगलटन जीरो वेक्टर हमेशा जो सेट होगा वो डिपेंडेंट सेट होगा। इसका सिंपल प्रूफ एक लाइन का है ना, हमने कहा सी इंटू भी, तो भी यहाँ जीरो ही है बराबर जीरो। तो कांस्टेंट आप कुछ भी ले लो, रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं इस पे। तो ये इक्वेशन हमें गारंटी नहीं दे रहा है कि सी जीरो ही होगा, सो वी कैन कंसीडर सी एज अ नॉन जीरो नंबर। और अगर एक भी नॉन जीरो नंबर पॉसिबिलिटी है तो डिपेंडेंट हो जाएगी, है ना। सो वी मे कंसीडर हेयर, सो तो यहां भी कहना चाह रहा हूं सी में भी नॉन जीरो, क्योंकि अगर जीरो की गारंटी होगी तभी वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे तो इसने खुद जीरो वेक्टर है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया मैंने, सी इंटू भी बराबर जीरो किया, तो यहाँ सी को जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है, सी कोई भी नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है, टू इंटू जीरो जीरो। तो इसका मतलब है कि सिंगलटन जो जीरो वेक्टर होगा वो डिपेंडेंट होगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जैसे मैं तुमसे लिखूँ पहला क्वेश्चन, तो ठीक है अभी पहले वेक्टर के थ्रू सोचो, फिर मैं उसके थ्रू बताता हूँ। V1 मान लो है 1 2 1, V2 है 0 1 1, ठीक, और V3 है 0 0 0। बताइए ये तीन वेक्टर क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है? मैं अगर ऑप्शन लिखाऊं, मान लो पहला ए है V1 V2 V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा ऑप्शन है V1 V2 V3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। फिर मैं बात करूं यहाँ पे, सी ऑप्शन है V1 V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे बात करूं डी में V2 V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो मोर देन वन करेक्ट है, आप आराम से सोचिए, जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से सोच के बताइए। हम्म नहीं, अब क्या बता, अगर मान लो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो, नॉन नॉन जीरो हो गया तो 4 × 4 में रैंक 4 भी तो हो सकता है। हाँ। हम्म जी नहीं, रैंक 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है। अब पेयर वाइज क्यों चेक, हम ऊपर से चेक करते हैं, हाईएस्ट है, चार वेक्टर चेक करेंगे, अगर चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया तो रैंक 4 है। अगर चारों इंडिपेंडेंट नहीं है तो तीन को चेक करेंगे, तीन इंडिपेंडेंट है तो रैंक 3 है। अगर तीन का जो भी पॉसिबिलिटी वो सब डिपेंडेंट है तब 2 को चेक करेंगे, 2 वाले सब डिपेंडेंट है तब 1 को चेक करेंगे। तो आप बॉटम से नहीं जाएंगे, आपको टॉप से आना पड़ेगा। अगर आपने पेयर वाइज, आप जो कह रहे हैं कि पेयर वाइज मैंने चेक कर लिया वो इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि कम से कम 2 रो है जो इंडिपेंडेंट है, इसका ये मतलब है। हाँ आप बताइए। हम्म हम्म रैंक 3 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता रैंक 3?
आप जो एक्सपेरिमेंट करो इसमें करो, मैं आपको दे देता हूँ, ये लो अब इसमें चेक करो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, बताओ आपके लॉजिक से रैंक 2 आएगा जबकि इसका रैंक 4 है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए क्या क्या करेक्ट है। ए ए सी डी, किसी का भी ए बी सी भी आया था, किसी का सी डी भी, क्या क्या बता रहे थे? बी ऑन सी। ए क्यों गलत है आपका? आपने चेक किया, तुक्का लगा रहे हो आप? यस, तो यहाँ पे C1 V1 C2 V2 C1 V1 C2 V2 C3 V3 बराबर 0 करेंगे। V3 तो जीरो वेक्टर है, तो मतलब C3 नॉन जीरो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो एक भी नॉन जीरो कांस्टेंट मिल गया तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, ए गलत है, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि C3 को आप कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकते हैं, क्योंकि तो V वेक्टर, जी इसीलिए डिपेंडेंट है। अगर कुछ कहा जा सकता था तो फिर वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाता, इसीलिए वो डिपेंडेंट है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता इसीलिए। क्योंकि अगर सिक्योरिटी देता नॉन जीरो का तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट होता, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, तो सिंपल कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई आपके पास n सेट्स है, उसमें से एक भी जीरो वेक्टर हो गया, जीरो है कोई वेक्टर, तो वो जरूरी है कि डिपेंडेंट ही होगा, वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो इनफैक्ट देखो यहाँ V3 लिखा ना, तो V3 इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। V3 क्या है? इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। यहाँ नॉन जीरो मिल जाएगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि V3 तो जीरो वेक्टर है। अब जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा ठीक से समझो, आप करोगे C1 V1 C2 V2 C3 V3 बराबर 0। अब V3 तो जीरो वेक्टर है मेरे भाई, तो यहाँ V3 जीरो वेक्टर, तो C3 तो कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, और एक भी नॉन जीरो पॉसिबिलिटी निकल जाती है, इसका मतलब है वो डिपेंडेंट है। अगर नॉन जीरो की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, गारंटी है कि C3 को जीरो ही होना पड़ेगा, तब जाके वो इंडिपेंडेंट हो जाता। तो यहाँ पे सिंपली है कि तो दिस विल इम्प्लाई कि C3 में बी नॉन जीरो, और ये मे बी का सिचुएशन है, इसीलिए डिपेंडेंट है। सो C3 नॉन जीरो भी हो सकता है क्योंकि V3 वेक्टर जीरो है एक्चुअली, तो C3 नॉन जीरो भी ले सकते हैं, इस वजह से हमारा ये जो है डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट। अब V1 V2 V3 चेक करो, डिपेंडेंट है, यस। V1 V2 इंडिपेंडेंट है, यस। अब क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है इसलिए आप बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा है। जब समझ आएगा तब आप बता पाएंगे। मुझे समझ आ गया इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, आपको नहीं समझ आया इसलिए आप नहीं बता पा रहे। आपको डेफिनेशन समझ तो आता नहीं है, ढंग से पढ़िए डेफिनेशन। जब चीज़ें सही पढ़ा रहा होता हूँ तब आप कुछ और सोच रहे होते हैं। ढंग से पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है इसको ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप आंसर कीजिएगा। समझने की कोशिश नहीं करना, आपका क्या लॉजिक होता है, सबको गलत प्रूफ करने की कोशिश करना है। कोई बोर्ड पे लिखा उसको कैसे गलत प्रूफ करे? अरे भाई आप गलत प्रूफ नहीं कर पाओगे। मैं आपको कल भी यही बताया कि आपसे पहले करोड़ों मैथमेटिशियन जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो लोग इसको देख चुके हैं और उनके हिसाब से सही था, तो आप कुछ नहीं हो उनके सामने ना, समुद्र की बूंद के सामने हो। तो आपको इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आपको गलत प्रूफ करने में आप लगे रहते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसे गलत प्रूफ कर दूँ, जो सर ने लिखा वो कैसे गलत प्रूफ कर दूँ। अरे भाई सीखने की कोशिश करो ना। और गलत कैसे हो सकता? मैं किताब में देख के पढ़ा रहा हूँ तो गलत कैसे हो सकता है? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो किताब में लिखी हुई है, तो गलत कैसे हो जाएगी? और आपका फोकस सीखने के बजाय गलत प्रूफ करने पे होता है। ढंग से पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। एक भी नॉन जीरो एग्जिस्ट कर गया, अगर नॉन जीरो की पॉसिबिलिटी हुई तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। यहां क्या लिखा हुआ था, ये पढ़िए ढंग से आप। अगर जीरो होने की गारंटी है तभी जाके वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा।
अगर नॉन, यहाँ क्या कहा, जीरो होने की गारंटी है, आप कह रहे हो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई तो कुछ भी हो सकता है इसका मतलब जीरो होने गारंटी नहीं है ना, गारंटी है जीरो होने की। यहाँ फिर तो आप क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि क्या कह रहा है डेफिनेशन। इसने कहा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो पुट करेंगे तो ऑल कांस्टेंट को जीरो होने की 100% गारंटी होनी चाहिए, इट हैज टू बी जीरो, तब जाके हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट है। अगर नॉन जीरो होने की थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है, अगर एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी एग्जिस्ट करती है जहां कोई कांस्टेंट नॉन जीरो हो सकता है तो वो डिपेंडेंट होगा। तो आप जो कह रहे हैं मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट, जो आपको समझना है। वो नॉन जीरो हो सकता है ना, तो इसीलिए वो डिपेंडेंट है। अगर नॉन जीरो होने की बिल्कुल चांस 0% है तब जाके वो इंडिपेंडेंट होगा। ये आपको समझना है ठीक से डेफिनेशन को। किसने कहा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो पुट करेंगे सो ऑल सी आई हैज टू बी जीरो, एक भी सी आई को नॉन जीरो होने की पॉसिबिलिटी होती है तो देन वो डिपेंडेंट है। ये यहां पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये v3 वेक्टर ही जीरो है, c1 v1 c2 v2, और ये c3 v3 जीरो है, ये c3 इंटू जीरो वैक्टर है। तो मैं c3 को नॉन जीरो ले सकता हूं ना, और c3 को मैं नॉन जीरो ले सकता हूं, इसलिए डिपेंडेंट है ये। तो आप इसी को समझ जाओ कि यहाँ पे c3 में भी जीरो में भी नॉन जीरो, तो चूंकि में भी नॉन जीरो दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट, इट हैज टू बी जीरो देन इट इज इंडिपेंडेंट। ये डेफिनेशन है, ये आपको समझना है ठीक से। क्योंकि ये जीरो वेक्टर है तो जीरो का कोएफिशिएंट कुछ भी ले सकते हैं हम। तो अगर एक भी नॉन जीरो कांस्टेंट मुझे मिल गया तो मतलब वो डिपेंडेंट है, दैट्स ऑल। तो यहाँ आप C3 को चाहो तो 1 ले लो, इसलिए डिपेंडेंट है। जीरो भी हो सकता है लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि जीरो ही होगी, इसकी गारंटी तो नहीं है। ये 1 ले लो आप इसको, तो 1 इंटू जीरो जीरो ही हो गया, तो दैट्स वाई इट इज इंडिपेंडेंट, सॉरी दैट्स वाई इट इज डिपेंडेंट। ये चीज़ है। सो कहने का मतलब एक थ्योरम लिखा देता हूँ मैं, देखो। सो ये थ्योरम ये है कि यहाँ पे होगा, मान लो कोई वेक्टर है v1 v2 v3, ये जो vn है, इनमें से एक भी वेक्टर अगर आपका जीरो वेक्टर हो गया, एक भी वेक्टर अगर जीरो वेक्टर हो गया तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट हम लोग नॉन जीरो ले सकते हैं। नॉन जीरो की पॉसिबिलिटी है ना, वी कैन कंसीडर नॉन जीरो कोएफिशिएंट, एंड इफ वी कैन चूज अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट देन इट इज डिपेंडेंट। यही तो कहता है डेफिनेशन कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो, एक पॉसिबिलिटी नॉन जीरो की आ गई तो मतलब वो डिपेंडेंट हो गया। अगर नॉन जीरो की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोएफिशिएंट हैज टू बी जीरो, देन इट इज इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे v1 v2 v3 ये एक जगह है कि इफ दिस कंटेन्स अ जीरो वेक्टर, अगर मान लो इनमें से कोई भी एक जीरो वेक्टर है, v1 v2 v3 में से कोई भी एक जीरो वेक्टर या एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर है, देन ये जो सेट होगा या ये जो वेक्टर्स होंगे, तो मैं पहले v1 v2 v3 bn लिख रहा था, वो इंडिपेंडेंट है, या मैं बोलूं कि ये जो सेट है ये इंडिपेंडेंट होगा। सो देन ये जो वेक्टर है v1 v2 vn, सो यहाँ पे जो आएगा दिस दिस विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट। अगर मतलब आपका 100 वेक्टर्स है, उसमें से एक अगर जीरो वेक्टर है कोई उन 100 में से, तो इसका मतलब वो जो 100 वेक्टर है म्यूचुअली डिपेंडेंट होगा ड्यू टू दैट जीरो वेक्टर। सो ये जो होगा दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, दिस हैज टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा c1 v1 c2 v2 एंड अप टू cn vn, ठीक है ना, cn vn, तो यहां से क्या आएगा cn vn इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे c1 v1 c2 v2 cn vn जीरो है। अब मैंने कहा इनमें से कोई एक जीरो वेक्टर है, तो जो भी वेक्टर इनमें से जीरो होगा उसका कोएफिशिएंट जो ci है वो तो नॉन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हम नॉन जीरो टाइम जीरो वेक्टर जीरो ही आ जाएगा। तो वी हैव द चांस, मतलब वी कैन चूज कांस्टेंट नॉन जीरो फॉर विच लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो। सो इफ वी कैन गेट एटलीस्ट वन नॉन जीरो कांस्टेंट, इफ वी कैन गेट, अगर हमें मिल जाता है तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट है। दैट्स वाई जो भी मान लो अगर वी आई जीरो है फॉर एग्जाम्पल, सो देन वी मे चूज सी आई एज नॉन जीरो। और डेफिनेशन कहता है कि एक भी कांस्टेंट अगर नॉन जीरो आप ढूंढ पाते हो तो मीन्स वो डिपेंडेंट है।
सो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो वेक्टर्स है, या तो आप ऐसा लिखो v1 v2 vn आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। या इसी चीज को बुक्स में आप सेट के थ्रू देखोगे, इसी लाइन को ऐसा लिखा होगा बुक में कि ये जो सेट है v1 v2 vn दिस इज, है ना, वेक्टर्स आर लिखा था क्योंकि वेक्टर्स को देख रहे थे। अब ये सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। किसी को पूछना है कुछ पूछिए, अगर कुछ कंफ्यूजन तो पूछिए आप, क्या ना, कि आपको समझ नहीं आया तो। हमने कहा कोई भी हम्म हाँ हाँ, यस यस, हाँ पेयर, हाँ हाँ, जिस दो वेक्टर की बात करेगा, अगर दो में से मान लो एक जीरो वेक्टर है तो वो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है तो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड करेगा c1 v1 प्लस c2 v2 को जीरो पुट करने में देखना पड़ेगा कि c1 c2 अगर जीरो होगा ही तो वो इंडिपेंडेंट है। अगर एक भी नॉन जीरो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये चीज़ है। सो है ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, अभी मैं बात करता हूँ डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का। सो आपको रैंक समझ आना, करना क्या है रैंक में, तो एज अ रो आप एक वेक्टर कंसीडर कर सकते हो, एज अ रो जो भी है, जैसे m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो आपको करना क्या होता है, अगर मैं इन जनरल अब बात करूँ, सो जैसे a एक आपके पास मैट्रिक्स है, a11 a12 a1n a21 a22 a2n, फिर यहाँ से am1 am2 amn, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं v1 v2 vm, ठीक है ना। सो मैंने फर्स्ट रो का नाम v1 रख दिया, सेकेंड रो का नाम v2 रख दिया, इस तरह से, और nth रो का नाम मैंने vn रख दिया, तो इस तरह से। या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि u1 u2 u3, एक तो मेरा u भी में ना कई बार डिफरेंस नहीं दिखता है, तो u1 u2 u1 u2 u3 डॉट 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 un, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो vi है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ हेयर, सो यहाँ जो vi है, vi इज रो ऑफ अ मैट्रिक्स, ये रो को कंसिडर किया मैंने vi, और जो ui कंसिडर किया कॉलम को, ui इज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो अब क्या करना होगा आपको, मान लो रैंक निकालना है, तो हम देखेंगे ये जो m वैक्टर्स हैं, इनमें से कितने वैक्टर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो मैंने ईच रो, फर्स्ट रो को v1 वैक्टर बोल दिया, सेकंड रो को v2 वैक्टर एंड सो ऑन, मेरे पास m वैक्टर्स हैं। अब मुझे चेक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या इंडिपेंडेंट वैक्टर्स, इनमें से मैक्सिमम कितने इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये हो गया, तो वो रैंक हो जाएगा। या इसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो, है ना, अगर आप इसके थ्रू कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि n वैक्टर्स हैं, n में से मैक्सिमम कितने इंडिपेंडेंट है, तो वो है ना। तो आपने ये देखा ना, रो रैंक कॉलम रैंक, सो वो रो रैंक ऑफ ए बराबर कॉलम रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए। सो रो रैंक समझ आ गया क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, कॉलम रैंक मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, और ये वही आएगा जो रैंक के इक्वल आएगा, तब रो रैंक है ना। सो रो रैंक के थ्रू रैंक निकाल सकते हो, कॉलम रैंक के थ्रू रैंक निकाल सकते हो, या कल वाले तरीके से रैंक निकाल सकते हो। अब एक और तरीका रैंक निकालने का है, वो तरीका क्या है, वो है रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, जो मैं कल डिस्कस करूंगा, है ना। रैंक की पिछले क्लास में क्लास हुई, आज भी हुई, कल भी रैंक पे ही क्लास होगी। सो रैंक निकालने का थर्ड तरीका है रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना, या रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो जनरली वही यूज़ करते हैं हम लोग रैंक निकालने के लिए जब मैट्रिक्स दिया होता है। तो ये तो थ्योरम जैसे आ जाएगा एग्जाम में, तो आप इसको अप्लाई कर सको, समझ सको कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। सो अभी मैं थोड़ा और कुछ और थ्योरम लिखा देता हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट पे, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि जैसे अभी मैं लिखूं, अगर आपके मान लीजिए थ्योरम है कि
लेट v1 v2 अप टू vn आर linearly या दिस इज linearly independent set, दिस इज linearly independent set, या मैं सेट ना लिख के मैं वेक्टर की बात करूं कि दे आर linearly independent vectors, तो li मतलब linearly independent, अभी मैं सेट बोल रहा हूँ, linearly independent set ये है। और मान लो ऐसा है m कोई लेस देन n है, m कोई नेचुरल नंबर है जो लेस देन n है, ठीक है ना, m n दोनों नेचुरल नंबर है, देन है ना, एंड m कोई लेस देन n है जहां m n नेचुरल नंबर है, देन क्या होगा, देन मैं अगर आपसे बात करूं v1 v2 एंड vm, मान लो मैं m वेक्टर कंसीडर किया और ये आर्बिट्री है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टोटल n वेक्टर्स हैं, m कोई छोटा नंबर, तो यू चूज एनी m, या मैं इन जनरल लिख देता हूं, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि m नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, देन एनी सबसेट, एनी सबसेट, इसका कोई भी सबसेट, ये जो सेट लिखा है मैंने, लेट से इसका नाम मैं एस दे देता हूं, सो ये एस एक सेट है जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं v1 v2 vn, m कोई छोटा नंबर है n से, तो या m लेस देन इक्वल टू n कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो देन एनी सबसेट ऑफ s कंटेनिंग m एलिमेंट्स, है ना, कंटेनिंग m वेक्टर्स, सो कोई एक s का सबसेट लिया, n लार्जर नंबर है, m हो सकता है छोटा है या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, सो मैं कोई भी एक सबसेट ले रहा हूं जिसमें m एलिमेंट्स हैं, m वेक्टर्स चूज कर रहा हूं उसमें से, तो बताइए वो सेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, ये कुछ भी हो सकता है, सोच के बताइए मैं क्या पूछ रहा हूं, समझ आ रहा है, एक सेट है जिसके सारे वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, तो हमने इसका कोई भी एक सबसेट लिया m एलिमेंट का, m को छोटा नंबर है n से, तो आपसे पूछ रहा हूं वो जो सबसेट बन के आएगा वो सबसेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट, है ना, तो ये सिंपल लॉजिक है, सही बता रहे हैं, तो ये आपका इंडिपेंडेंट है, दिस एनी सबसेट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ही होगा वो, इसकी वजह क्या है, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, प्रूफ आसान इसीलिए है क्योंकि c1 v1 c2 v2 cn vn अगर जीरो है तो गारंटी है कि ci जीरो होगा फॉर ऑल i, यही है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब ये था, अगर ये जीरो है तो ऑल कांस्टेंट हैज टू बी जीरो, i 1 से n तक कुछ भी ले लो, अब आप कोई भी m एलिमेंट चूज कर रहे हो, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अगर मैं ये n तक था, अब मैं कोई भी m वेक्टर लेता हूं, नहीं जब हमने बोल दिया इंडिपेंडेंट है तो गारंटी है कि नॉन जीरो ही होगा, क्योंकि हमने कह दिया इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि अगर जीरो होता तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता था, डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो ये हमारे पास है, और जैसे आपके पास c1 v1 c2 v2 डॉट 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 cm vm, अभी मान लो मैंने पहले m वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको चेक करेंगे ये जीरो होगा, तो चूंकि आपने कहा था ऑल कॉन्स्टेंट आर जीरो, सो ये सब भी तो जीरो ही होंगे, तो यहां से आएगा कि दिस इज ऑल्सो जीरो, इसको जीरो होना पड़ेगा फॉर ऑल i बराबर 1 to m, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट मिल ही नहीं रहा, तो इसीलिए, फिर दूसरा अगर मैं बात करूं तो मतलब कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, ठीक है, अब मैं अगर बात करूं दूसरा इसी का डिपेंडेंट करस्पॉन्डिंग थ्योरम, तो वो ये थ्योरम कहता है कि लेट एक सेट S है, चलो सेम बात करता हूं मैं, v1 v2 vn आपका जो है दे आर दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है ना, तो मतलब वही है वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, जब सेट बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट उसके वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है मतलब, तो दे आर सेट, अच्छा इंडिपेंडेंट के बजाय मैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का थ्योरम लिख दिया मैंने पीछे, अब मैं डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है आपका, सो अब क्वेश्चन ये है, इसका क्या मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो करेंगे हम तो कोई एक कांस्टेंट नॉन जीरो मिल सकता है मुझे, है ना, एटलीस्ट वन कांस्टेंट होगा जो कि नॉन जीरो होगा, तभी ना, तो मैं बोल रहा हूं एनी सुपर सेट ऑफ एस, अब सुपर सेट आपको समझ आता है
कि मतलब मैं क्या करूं, इसमें कुछ और एक नया सेट बनाऊं जिसमें कुछ और वेक्टर ऐड कर दूं, मतलब जिसका ये सबसेट है ना। पहले मैं सबसेट की बात कर रहा था, अब मैं सुपर सेट की बात कर रहा हूं। तो सुपर सेट क्या है कि ये सेट होगा, इसका सुपर सेट ले रहा हूं, मतलब इसमें कुछ और एलिमेंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, या जिसका ये सबसेट होगा। तो अगर खुद डिपेंडेंट है तो एनी सुपर सेट ऑफ एस विल बी व्हाट, तो ये डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा इसको, लिनियरली डिपेंडेंट। इसका भी प्रूफ बहुत आसान है। अब देखिए, अगर आप बुक्स में देखेंगे समझ आएगा, जैसे C1 V1 C2 V2, ये जो है आपका CN VN जीरो किया, तो इसका मतलब है कि CI विल बी नॉन जीरो फॉर सम I, कोई एक I तो ऐसा होगा जिसके लिए नॉन जीरो आया होगा, तभी तो इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट की डेफिनेशन था कि कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये नॉन जीरो हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक, कम से कम फॉर सम I, जो 1 2 3 में से n में से कोई एक, फॉर सम लिखा हूं, सम मतलब देयर एग्जिस्ट, कोई एक तो ऐसा जरूर कांस्टेंट होगा जो नॉन जीरो होगा, तभी ये डिपेंडेंट है एक्चुअली। अब अगर आप कह रहे हैं सुपर सेट, तो देखो मैं आगे बात करता हूं। सो C1 V1 C2 V2 CN VN, आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, CN प्लस वन VN प्लस वन, इसको कंटिन्यू करो चलो, CM VM, इसको जीरो करते हैं। तो इस बेटर कि आप इसको जीरो ले लो, जीरो जीरो, बाकी सबको मैंने जीरो, यहाँ m मैं बोल रहा हूँ मोर देन n, यहाँ मैं m को मोर देन इक्वल टू n कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, कुछ और वेक्टर ऐड कर दिए जिसका कोएफिशिएंट मैंने जीरो ले लिया है ना, जिसका कोएफिशिएंट क्या ले लिया मैंने, जीरो ले लिया। तो क्या होगा, तो चैट में कुछ आया हुआ देखा नहीं, हाँ ठीक है ओके। तो अभी क्लास ही स्टॉप करेंगे, लेट हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें पता है ना इनमें से कोई एक कांस्टेंट नॉन जीरो है, हमें पहले से पता है कि जो जो पहले n वेक्टर्स है उसका जो कोएफिशिएंट है, कम से कम एक कोएफिशिएंट नॉन जीरो मुझे पता है पहले से ही, तो मैंने बाकी वेक्टर का कोएफिशिएंट जीरो ले लिया। अब ध्यान देना, ये कहना चाह रहा हूँ बाकी का कोएफिशिएंट मैंने जीरो कंसीडर कर लिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं, हमें तो ये पता है ना कि एटलीस्ट वन कांस्टेंट नॉन जीरो मिल गया तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मुझे पता है कि कम से कम एक नॉन जीरो तो इन्हीं में से है, तो इसीलिए ये जो पूरा हमने लिनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ये भी डिपेंडेंट हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे जो वेक्टर मैंने बनाए हैं V1 से लेके Vn, अगला Vn प्लस वन और Vm तक, जहाँ m मेरा मोर देन n था, ये भी लिनियरली डिपेंडेंट होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कोई सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कोई सेट डिपेंडेंट है तो सबसेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुपर सेट डिपेंडेंट होगा, इसकी गारंटी है। कोई सेट इंडिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है, सबसेट इंडिपेंडेंट होगा, आपको ये समझना है। तो यहाँ गारंटी सुपर सेट की है LD के केस में, LI के केस में गारंटी किसकी है, सबसेट की है, कि सेट इंडिपेंडेंट है तो सबसेट इंडिपेंडेंट होगा, सुपर सेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है। LD है अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट है तो इसका सुपर सेट डिपेंडेंट होगा, LD होगा लिनियरली डिपेंडेंट, सबसेट डिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है, आपको ये समझना है, ठीक है। चलो, तो आज मैं यही स्टॉप करता हूं। तो आज हमने क्या एक्सप्लेन किया, लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये एक्सप्लेन किया, फिर रैंक थ्रू डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। सो एंड में ये बता देता हूँ कि रो रैंक, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम। अब रोज और कॉलम्स को एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं हम लोग अब, ठीक है। तो आज हमने ये देखा, कल जो मैं रैंक डिसाइड करूंगा, इकोलॉन फॉर्म डिस्कस करेंगे, फिर रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, फिर रो इकोलॉन फॉर्म, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे, उसके थ्रू रैंक डिसाइड करेंगे। फिर कल कुछ थ्योरम और लिखेंगे, फिर रैंक कल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सो यहीं से स्टॉप करता हूँ, चलो ठीक है। तो अभी एकलव्य 1 की क्लास होगी, बाकी लोग जा सकते हैं, थैंक यू।